हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम आप सभी को पता है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे और हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही थी। हम थर्ड टेस्ट का फर्स्ट पार्ट करवा चुके हैं, शायद आपने देख लिया होगा, और अब आ जाते हैं अपने उसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, इसमें जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं उसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो ये भी सीरीज़ जो है हमारी वो 50 क्वेश्चन की होने वाली है। 51 से लेकर 100 तक जो थर्ड टेस्ट के सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, वैसे तो अच्छी लगेगी, अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो मेरे को शोरूम है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना, और अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि इस चैनल की जो रीच है वो भी बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, और इसमें मेन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि भाई जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे, जैसे कि अभी हम 51 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप वीडियो पॉज करो, अपना आंसर खुद लगा लो और उसके बाद इसका आंसर देखो। ऐसे ही आपको टोटल 50 क्वेश्चंस में करना है और लास्ट में आपको देखना है कि आपकी कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। इससे आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपको ये फ़ायदा होने वाला है इससे कि भाई आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है टेस्ट के पीछे वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका टाइम उसमें सेव हो जाएगा, आप उसका एक्सप्लेनेशन यहीं देख लोगे। ठीक है, आप कोई टेस्ट करते हो उसके बाद उसका पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो उतना नहीं देख पाते हो, तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काफ़ी सारा टाइम इसमें बच जाएगा। जैसे कि भाई एक टेस्ट करवाने में मान लो कि एक लेक्चर होता है 1.5 आवर्स का, तो 2 पार्ट में हम करवाते हैं, तो लगभग 3 आवर्स का एक हो जाता है। अगर आप इसको डबल स्पीड से देखोगे तो आपके 1.5 आवर्स में 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपका कितना टाइम सेव हो रहा है। अगर आप नॉर्मल किसी टेस्ट को लेने बैठो 1-2 घंटे में आप उस टेस्ट को करोगे और उसके बाद 3-4 घंटे का आप उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे। ठीक है, तो खुद करके देखना, आपको इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस सीरीज़ के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना, या फिर मान लो जिन्होंने नहीं किया चलो वो कर लेंगे। अगर अभी आप नहीं कर रहे हो तो पहले एक काम करो, आप पहले पूरी वीडियो को देखो, उसके बाद अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगे, आपको लगे कि आपका थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट में सब्सक्राइब करके जाना और लास्ट तक वीडियो के साथ कनेक्टेड रहना, क्योंकि ऐसा टोटल 50 क्वेश्चंस तक आपको कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट खोना नहीं चाहिए वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस किस वोल्केनो को बोला जाता है? तो आप बताओ कि भाई जो मेडिटेरेनियन पे होगा सबसे पहले तो उसी को बोला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो मेडिटेरेनियन के आसपास होगा वही बोला जाएगा, उसी को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इनमें से कौन सा सबसे पहले तो मेडिटेरेनियन के बॉर्डर पे है। सबसे पहले आता है माउंट चिम्बोरेज़ो। आपको पता है कि माउंट चिम्बोरेज़ो कहाँ पे है? आपने काफ़ी सुना होगा, ये इतना ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा। ये इनएक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। कहाँ पे है ये? एंडीज़ में। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है ये। ठीक है, साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री में है? इक्वेडोर में। कहाँ पे है? इक्वेडोर में ये वोल्केनो है। कौन सा? माउंट चिम्बोरेज़ो। ठीक है, तो ये तो साउथ अमेरिका में होगा, ये तो मेडिटेरेनियन पे है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन से कट गया। सेकंड है माउंट स्ट्रोम्बोली। आप सभी को पता है भाई बहुत फेमस वोल्केनो है माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, और ये सिसिली के ऑफ द कोस्ट ऑफ सिसिली है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, याद रखना ये जो वोल्केनो है इसी को बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। ठीक है, यही इसी को बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। थर्ड है माउंट फ्यूजी। जो माउंट फ्यूजी है वो कहाँ पे है? आप सभी को पता है वो कहाँ पे है? जापान में है। कहाँ पे है? माउंट फ्यूजी जापान में है। ये भी एक टाइप का स्ट्रेटो वोल्केनो ही है। मैंने पिछले सीरीज में बताया था कि भाई स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट वाला आ जाता है माउंट वेसुवियस। आप सभी को पता है ये भी कहाँ पे है? इटली में है। दोनों वोल्केनो ये इटली में ही है। ठीक है, तो ये भी इटली में है। माउंट वेसुवियस ये भी एक टाइप का क्या है? स्ट्रेटो वोल्केनो ही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो माउंट वेसुवियस स्ट्रेटो वोल्केनो है। माउंट फ्यूजी जापान में है। माउंट स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है, ये भी कहाँ पे है? इटली में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप एक चीज़ पता कर सकते हो कि थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट जाता, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन में है नहीं। सेकेंड और फोर्थ है, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है बी। ठीक है,
ये देखो भाई, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये कहाँ का मैप है, ये मेडिटेरेनियन सी में इटली के आसपास का मैप है। ठीक है, इसमें आपको 2 वोल्केनो दिख रहे होंगे, माउंट विशुविस, ठीक है, एक तो ये फेमस वोल्केनो है यहाँ का स्ट्रोम्बोली, ठीक है, ये स्ट्रोम्बोली है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा और भी वोल्केनो है यहाँ पे, पेन्ना रिया भी एक वोल्केनो है, उसके बाद वोल्केनो, ठीक है, इटना एक वोल्केनो है यहाँ पे, ठीक है, और एक सिसिलिया वाला एक वोल्केनो है। तो ये सारे वोल्केनो हैं यहाँ पे, ये मेजर वोल्केनो हैं जो इटली में पाए जाते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में है, ये आपको पता चल गया, टायरेनियन सी में है, कहाँ कहाँ पे है, एड्रियाटिक सी इटली के ईस्ट में है, टायरेनियन सी इटली के वेस्ट में है, और आयोनियन सी इटली के साउथ में है। ठीक है, तो ये सारे सी भी याद कर लेना, और इसके अलावा जो यहाँ पे मेजर वोल्केनो है वो भी याद कर लेना है। ठीक है, ये 2 वोल्केनो थे। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन किसको बोला जाता है, माउंट स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन दी सॉइल। बोल रहे हैं कि इन स्टेटमेंट्स में बताना है कि सोइल पे क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस के बारे में बताना है कि सोइल पे किस क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, पहले है सोइल इन टुंड्रा रीजन हैव डीपर प्रोफाइल कंपेयर टू सोइल इन ट्रॉपिकल रीजन। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन में जो सोइल है उसकी डीपर प्रोफाइल होती है एज़ कम्पेयर टू टुंड्रा रीजन। वहाँ पे टुंड्रा में नहीं होती है, वहाँ पे सोइल की प्रोफाइल डीपर नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, उल्टी दे रखी है। ठीक है, कि ये याद रखना, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा प्रोफाइल होती है, डीपर प्रोफाइल होती है एज़ कम्पेयर टू टुंड्रा रीजन सोइल की। ठीक है, सेकेंड है बैक्टीरियल एक्शन इन दी सोइल इज रिलेटिवली स्लो इन टुंड्रा रीजन एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। आप सभी को पता है कि भाई बैक्टीरियल जो एक्शन है वो सोइल में रिलेटिवली स्लो होता है टुंड्रा रीजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव होते हैं। और ट्रॉपिकल एरियाज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और वहाँ पे क्या होते हैं, मेनली जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इसीलिए बैक्टीरिया का एक्शन सोइल में स्लो होता है। कहाँ पे स्लो होता है, कहाँ पे हमारे टुंड्रा रीजन्स में। ठीक है, और मेनली ट्रॉपिकल रीजन में वो क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको आसान लगा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। किसी प्लेस का टेम्परेचर किस चीज़ से अफेक्ट होता है। तो आपको सभी को पता होगा भी, लैटिट्यूड से भी अफेक्ट होता है, एल्टीट्यूड से भी अफेक्ट होता है, कॉन्टिनेंटलिटी से भी अफेक्ट होता है, ओशन करंट से भी अफेक्ट होता है, और स्लोप से भी अफेक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों से टेम्परेचर किसी भी जगह का वो अफेक्ट होता है। तो अफेक्ट बता रखा है, तो सारे ही स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, करेक्ट आंसर पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 53 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, हमें बताना है पॉसिबल फैक्टर्स अर्थक्वेक के। ठीक है, देखो आपको जो सिंपल क्वेश्चन है ना वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं अर्थक्वेक आने के। देखो भाई, माइनिंग भी है, आप सभी को पता है, माइनिंग से भी अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनो से भी हो सकता है, टेक्टोनिक मूवमेंट से भी हो सकता है, और रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी से भी हो सकता है। ये चारों रीजन है जिसके कारण अर्थक्वेक आ सकता है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाता है, बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब ये भी नहीं करोगे तो आप क्या ही करोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है सर्किट ब्रेकर्स के बारे में, जो किस में होते हैं, स्टॉक मार्केट में जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि इट इज़ इमरजेंसी यूज रेगुलेटरी मेजर दैट टेम्परेरी होल्ड ट्रेडिंग ऑन एन एक्सचेंज। ये क्या होता है, एक इमरजेंसी यूज़ का रेगुलेटरी मेजर होता है जिसमें टेम्परेरी होल्ड कर देते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि मान लो स्टॉक मार्केट में, मान लो कि अडानी के शेयर्स हैं, ऐसा ही मान लो। ठीक है, मान लो कि अडानी के शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में, मान लो कि वो 20% गिर गए। ठीक है, एक ही दिन में वो 20% गिर गए। अगर वो एक दिन में 20% गिर गए ना, तो उसके बाद जो वहाँ की ट्रेडिंग है ना, मतलब उस एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग है ना इन शेयर्स की, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब वहाँ पे आप ना सेल कर सकते हो ना बाय कर सकते हो जो अडानी के शेयर्स हैं उनको। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। सेकंड है इट कैप्स, ये कैप कर देता है कि हाउ मच द वैल्यू ऑफ स्टॉक कैन फॉल इन अ सिंगल ट्रेडिंग सेशन। बिल्कुल, इससे ये एक वैल्यू को फिक्स करता है कि एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में कितनी वैल्यू गिर सकती है। ठीक है, ये कितनी वैल्यू किसी उसमें गिर सकती है। ठीक है, तो यही मतलब इसी को स्टॉप करने के लिए, ताकि देखो अगर मान लो किसी शेयर की वैल्यू गिरती है तो सबसे पहले तो ये वो लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि कितनी वैल्यू गिर सकती है। और दूसरी चीज़, सेलिंग पे
वो लग जाता है कि सेल ऑफ ना करके जाएं। जो भी किसी स्टेक होल्डर ने अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो वो उसको बेच ना पाए एकदम से, ताकि एकदम से मार्केट क्रैश ना हो, पैनिक सेलिंग ना हो, ठीक है, मार्केट क्रैश ना हो, ठीक है, उसके कारण मेनली ये चीज़ करी गई है, ठीक है। अभी क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि अभी क्या है कि पहले तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसके कारण एडानी के शेयर्स की प्राइसेस कम हुए थे। अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसकी एक अभी रिपोर्ट आई है, ठीक है। उसने भी बोला है कि बहुत सारी अडानी की जो कंपनी के स्टॉक हैं वो बिल्कुल लोअर सर्किट पे चले गए हैं, जो भी ट्रेडिंग सेशन है उसमें। तो इसके कारण क्या हो रहा है, और ज़्यादा लोग उनके शेयर्स को बेच रहे हैं या उनसे निकल के भाग रहे हैं। तो इसके कारण सर्किट ब्रेकर न्यूज़ में आता है कि एक पर्टिकुलर डे पे किसी स्टॉक का प्राइस कितना गिर सकता है और उस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। 2001 में सेबी ने ये इम्प्लीमेंट किया था सर्किट ब्रेकर। कौन सा इंडिया में सर्किट ब्रेकर चलता है? इंडेक्स्ड बेस मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर। क्या होते हैं? इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर्स। और ये 3 स्टेज में अप्लाई होता है, 10%, 15% और 20%। मान लो कि किसी शेयर के प्राइस 10% से ज़्यादा गिर जाते हैं 1 PM से पहले ही, किसी भी दिन पे एक दिन के 1 बजे से पहले ही 10% से ज़्यादा शेयर गिर गए, तो सर्किट ब्रेकर कितने टाइम तक अप्लाई होगा? कितने देर तक? 45 मिनट तक अप्लाई होगा। कितने देर? 45 मिनट्स तक अप्लाई होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर 20% से ज़्यादा, मान लो कि 15% या 20% से ज़्यादा शेयर गिर गया किसी भी टाइम पे, तो जो ट्रेडिंग है वो पूरे दिन तक, जितना भी दिन रहेगा उस पूरे दिन तक हॉल्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज़ है मेन, ये तीन इसमें स्टेजेस हैं, 10%, 15%, 20%। वहाँ पर हॉल्ट लगाया जाएगा। और कैसे लगाया जाएगा वो मैंने बता दिया। 20% अगर गिर गया किसी भी दिन में तो उसके बाद की तो ट्रेडिंग स्टॉप ही हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी पूरी ट्रेडिंग। अगर 10% होता है तो 45 मिनट्स तक ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये जो लिमिट है, मान लो कि इतने % होएगी, स्टॉक एक्सचेंज में जो ये इंडेक्स सर्किट ब्रेकर है, इसकी लिमिट डेली बेसिस पे डिसाइड होती है, ठीक है, डेली बेसिस पे डिसाइड होती है। और कौन सी रीडिंग बेस ली जाती है? जो प्रीवियस डे की रीडिंग है उसको बेस माना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। मान लो कि कल हमारे स्टॉक का प्राइस था 100, अगर आज मान लो 90 हो गया, तो वो 90 किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। अगले दिन 80, ऐसे प्रीवियस डे के कंपैरिजन में अगले दिन का मेनली इंडेक्स मापा जाएगा। सर्किट ब्रेकर भी 2 टाइप के बोले जाते हैं, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। अपर सर्किट कि किसी प्राइस की वैल्यू बढ़ने की भी लिमिट है और घटने की भी लिमिट है। जैसे अभी मैंने बताया कि घटने की लिमिट है, उसको बोलते हैं लोअर सर्किट, ठीक है, कि 20% तक ही घट सकता है, उसके बाद ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी अगर कोई स्टॉक जो है 20% से गिरता है। तो ऐसे ही अपर लिमिट भी होती है, 20% तक मैक्सिमम किसी शेयर के प्राइस बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगर उससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो लिमिट लग जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं अपर सर्किट। एक होता है लोअर सर्किट, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो ये सर्किट ब्रेकर्स हैं ये केवल और केवल कहाँ पे लगते हैं? स्पॉट मार्केट में ही लगते हैं। केवल और केवल कहाँ पे लगते हैं? केवल स्पॉट मार्केट में ही सर्किट ब्रेकर लगते हैं। और जो फ्यूचर और ऑप्शंस होता है ना, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्पॉट आपने सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो स्टॉक सुने होंगे, उनमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो सर्किट ब्रेकर हैं, केवल कहाँ पे लगते हैं? केवल स्पॉट मार्केट में लगते हैं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स में नहीं लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 55 बता दिया मैंने, सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी, सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसके बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 आंसर सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रो एलईडी के बारे में बताना है, ठीक है, माइक्रो एलईडी के बारे में बताना है। माइक्रो एलईडी क्या है? बोल रहे हैं दे आर ब्राइटर एंड बेटर कलर रिप्रोडक्शन देन OLED। ये OLED से इनका बेटर जो है वो क्या है? ब्राइटर भी होते हैं और बेटर कलर रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। सेकंड, बेसिस जो है माइक्रो LED का वो है सेफायर्स, जो अपने आप चमकते रहते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी। क्यों ऐसा न्यूज़ में? क्योंकि एप्पल अभी इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि एप्पल की जो डिस्प्ले है वो ऐसी लगाए, माइक्रो LED का उसमें यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड का मेन इसमें यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी। तो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। अल नीनो के बारे में बताना है। अल नीनो के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? देखो सही बतानी है, गलत नहीं बतानी, ठीक है। सबसे पहले है
कि इट लेड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ वाटर ऑन पेरुवियन कोस्ट। आप सभी को पता है अल नीनो में क्या होता है, ये मान लो कि ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है, ठीक है, इधर मान लो कि ये साउथ अमेरिका का कोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सेंटर में और इधर साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या हो जाता है, वार्म ओशन करंट आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाता है, जो वहाँ पे पानी हो जाता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है पेरुवियन कोस्ट पे। यहाँ है ना पेरू, तो पेरू के कोस्ट पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल उसको बोलते हैं अल नीनो। सेकेंड है इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लैंकटन इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो याद रखना ये क्या है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, यहाँ पे तो जैसे ही गर्म पानी आएगा तो यहाँ पे जो प्लैंकटन्स की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कोल्ड करंट आ रहा था, जो कोल्ड करंट क्या हो रहा था, अपवेलिंग हो रही थी, अपवेलिंग हो रही थी, कोल्ड करंट था यहाँ पे पेरू करंट, अब आ गया गर्म करंट, अब अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो रही है, वहाँ पे प्लैंकटन्स उतने ज़्यादा नहीं रह रहे हैं। तो इससे क्या होगी, जो प्लैंकटन्स का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ओशन न्यूट्रिएंट्स अब क्या हो रहे हैं, मतलब उनकी अपवेलिंग कम हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी कि प्लैंकटन्स का नंबर बढ़ जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। अल नीनो में प्लैंकटन्स का नंबर कम हो जाता है। थर्ड है इट कैन डिले द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब अल नीनो आता है तो साउथ वेस्ट मानसून भी क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। हमें बतानी थी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो आंसर हो गया सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 57, आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है क्राफ्ट और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है, कौन सी क्राफ्ट किस स्टेट से बिलोंग करती है। सबसे पहले है लोंगपी पोइट्री, लोंगपी पोइट्री बोल रही हूँ, पोट्री, ठीक है, पोट्री कहाँ से बिलोंग करती है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये लोंगपी पोट्री कहाँ की है, सिक्किम की नहीं है, कहाँ की है, ये मणिपुर की है। बहुत ज़्यादा मणिपुर यूज़ में है, तो न्यूज़ में है, तो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, कल्चर से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। तो लोंगपी पोट्री कहाँ की है, मणिपुर की है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है डोकरा क्राफ्ट, जो हमारी डोकरा क्राफ्ट है वो किससे रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है पट्टाचित्रा पेंटिंग, ये कहाँ की है, ये उड़ीसा की, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, क्योंकि करेक्टली मैच्ड बताना था और करेक्टली मैच तो हमारे दो ही हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। देखो भाई, अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेजर डेजर्ट्स के फॉर्मेशन के बारे में बताना है कि कौन से एसेंशियल रीजन है जिसके कारण मेजर डेजर्ट्स बनते हैं वर्ल्ड के। देख लेते हैं भाई। ऑन शोर ट्रेड विंड्स का प्रेजेंस, देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑन शोर ट्रेड विंड्स हमेशा बारिश लेके आती हैं, वो रेन लेके आती हैं, और जहाँ पे रेन होगी वहाँ पे डेजर्ट थोड़ी ना होंगे, ये थोड़ी ना जहाँ पे रेन होती होंगी वहाँ पे डेजर्ट होंगे, वहाँ पे तो पेड़ पौधे उगेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि ऑन शोर विंड से हमारे डेजर्ट्स बनते हैं, ऑफ शोर विंड से बनते हैं, ऑफ शोर विंड से बनते हैं, याद रखना। ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होनी चाहिए जिसके कारण बनेंगे, ठीक है। तो ऑफ शोर होने चाहिए, ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है इंटीरियर कॉन्टिनेंटल लोकेशन, बिल्कुल अगर कॉन्टिनेंट के बीच में लोकेशन है तो बिल्कुल वहाँ पे क्या होंगे, रेन बियरिंग या ऑन शोर विंड्स बहुत कम आ पाएंगी, जिसके कारण वहाँ बारिश कम हो पाएगी और वहाँ पे क्या होंगे, हॉट डेजर्ट्स बनेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है रेन शेडो पोजीशन ऑन लीवर्ड साइड, बिल्कुल अगर कोई माउंटेन है, यहाँ पे है विंडवर्ड साइड, यहाँ पे लीवर्ड साइड, अगर विंडवर्ड साइड पे सारे ही बादल बारिश यहीं कर देंगे तो लीवर्ड साइड पे कोई बारिश बचेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, डेजर्ट ही बनेंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो हमारी सेकंड एंड थर्ड है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 59 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बार्ड न्यूज़ में क्यों है भाई, अभी ये भी नहीं पता होगा, अब मैं क्या बता सकती हूँ इसके बारे में। आपने चैट जीपीटी सुना होगा, उसी के कंपटीशन में गूगल अपना AI चैटबॉट ले आया, तो उसी को बोलते हैं बार्ड। उसने उसका नाम क्या रखा है, गूगल का अपना कन्वर्सेशनल AI चैटबॉट है, उसको बोलते हैं बार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 60 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। हमें बताना है ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। देख लेते हैं भाई ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। सबसे पहले है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ए डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट नियर राइट एंगल। बोल रहे हैं कि जो डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है उसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो नियरली राइट एंगल पे ज्वाइन करते हैं। और दूसरे बोल रहे हैं जो रेडियल पैटर्न है पाया जाता है एरियाज में, उसमें सेंट्रल अपलिट होता है और वहाँ से क्या करती हैं, आउटवर्ड फ्लोइंग स्ट्रीम्स जाती हैं रेडियल में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई देखो रेडियल
रेडियल में तो बिल्कुल सेंटर अपलिफ्टेड होता है और बाहर की तरफ स्ट्रीम्स निकलती हैं, उसको बोलते हैं रेडियल। डेंड्रियाटिक में क्या होता है, ट्री की ब्रांचेस की तरह निकलती है, ट्री की ब्रांचेस की तरह मेनली जो वो निकलती हैं उनको बोलते हैं डेंड्रियाटिक ड्रेनेज। ऐसा नहीं है कि राइट एंगल पे ज्वाइन करने वाले को बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, क्या भाई कि क्या पता होनी चाहिए, देखो ये जो राइट एंगल वाली बात है ना, पहले पैरेलल होंगी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी और उसके बाद राइट एंगल पे ज्वाइन करेंगी। वो किस में होता है, वो आपने सुना होगा ट्रेलीज में होता है। किस में होता है, ट्रेलीज में होता है। ठीक है, ट्रेलीज में होता है। और ये ट्रेलीज आपने सुना, ट्रेलीज वाला पैटर्न कहाँ पे होता है, याद रखना, ये होता है राइट बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा पे, राइट बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के राइट बैंक पे मेनली ट्रेलीज पैटर्न होता है। और जो डेंड्रियाटिक पैटर्न होता है वो होता है लेफ्ट बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा पे। ठीक है, लेफ्ट बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा पे मेनली डेंड्रियाटिक पैटर्न में जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन करते हैं, और राइट मेनली जो राइट एंगल पे है वो राइट बैंक की ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 61 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसके बारे में बताना है, बायो हेरिटेज साइट के बारे में बताना है। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड है बायो हेरिटेज साइट को नोटिफाई करने में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। यही गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बायो हेरिटेज साइट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर बायो हेरिटेज साइट को नोटिफाई करती हैं, ना कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। किसके अंडर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंडर। ठीक है, जो 2002 का है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड, यायासो इज लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि याया तसो लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली कौन सी टोटल अब इंडिया में बायो हेरिटेज साइट कितनी है, 36 है, टोटल 36 है। 36वीं कौन सी है, महेंद्रगिरी हिल जो उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी हिल्स जो उड़ीसा में है ये 36 वाली ऐड हुई है। 35th वाली कौन सी ऐड हुई थी, 35th वाली ऐड हुई थी अपनी तमिलनाडु में थी कौन सी, अरिता पट्टी। कौन सी थी, अरिता पट्टी। ठीक है, कौन सी थी, अरिता पट्टी, याद रखना। तो ये अरिता पट्टी तमिलनाडु में 35 थी। 36 हमारी महेंद्रगिरी हिल्स में वो हुई है बायो हेरिटेज साइट। ठीक है, बायो हेरिटेज साइट क्या होती है, जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होती है, हाई एंडेमिज्म होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको बोलते हैं। पहली बायो हेरिटेज साइट कौन सी थी, आपने सुना होगा कर्नाटका में थी। एक आपने शायद नाम भी सुना हो, नल्लूर टैमरिंड ग्रूव। ठीक है, नल्लूर टैमरिंड ग्रूव ये था कर्नाटका में, बेंगलुरु कर्नाटका में। वहाँ ये थी फर्स्ट बायो हेरिटेज साइट। कब डिक्लेयर हुई थी, 2007 में डिक्लेयर हुई थी। ठीक है, तो ये मैंने बता दी 36 कौन सी थी, 35 कौन सी थी, पहली कौन सी थी, बायो हेरिटेज साइट क्या होती हैं ये वो। ठीक है, ये शायद आपको मैप दिख रहा होगा। ये इस मैप में भाई आप देखो, इसमें 36 जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं वो सारी इसी में दी गई हैं। ठीक है, अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी है, अरिटा पट्टी जो 35th हमारी साइट थी, अभी रिसेंटली ऐड हुई है महेंद्रगिरी हिल उड़ीसा में, ये कौन सी है, 36 है। हमारी फर्स्ट कौन सी थी, नल्लूर टैमरिंड ग्रूव, ये हमारी फर्स्ट बायो हेरिटेज साइट थी। ठीक है, और भी बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारी मतलब जो ये बायो हेरिटेज साइट्स हैं, ये देख लो भाई कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी हैं। ये ऊपर आपको जम्मू कश्मीर में दिख रही होंगी। ठीक है, 2-3 साइट्स। ठीक है, बर्च पाइन फॉरेस्ट पैच। ठीक है, ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड मीडो एट हडसन बटोरी और सेक्रेड ग्रूट एट सुराई बटोरी मोनेस्ट्री। तो ये सारे आप ध्यान रख लो कहाँ कहाँ पे कौन सी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट की याद करनी। ठीक है, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की हैं वो सारी याद कर लो कि भाई कौन सी बायो हेरिटेज साइट है, कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा मजूली आइलैंड। ठीक है, बहुत फेमस है। ठीक है, हैजोंग टोर्टाइज लेक। ठीक है, देख लो हैजोंग टोर्टाइज लेक, बरजोली वाइल्ड राइस साइट। ठीक है, ये खोलोकूर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फेमस ये सिलाचारी केव्स। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम आपको दिख रहे हैं ना, बारामूरा वाटरफॉल। ठीक है, अमरकंटक, क्या अमरकंटक जो है वो बायो हेरिटेज साइट भी है, यस। नारो हिल्स। ठीक है, नारो हिल्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे नाम याद कर लो। अमीनपुर लेक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी नोट पे मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लेना और 2-4 बार इसको देख लेना। यही बायो हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, बार बार याद कर लेना तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है,
तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है 63rd। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी। बोल रहे हैं कि कौन सा एक्सप्लेन करता है एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों पड़ती है। मेन रीज़न ये बताने कि भाई नॉर्दर्न इंडिया में इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों पड़ती है सर्दियों में। सबसे पहले कॉन्टिनेंटलिटी, बिल्कुल भाई कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट है। सेकंड है स्नोफॉल इन हिमालयाज, बिल्कुल भाई स्नोफॉल होता है हिमालयाज में। थर्ड बोल रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम तिब्बतन प्लेटू। भाई आपको लग रहा है कि कोल्ड विंड तिब्बतन प्लेटू से आती है, क्योंकि तिब्बतन प्लेटू के तो बाद क्या आ जाते हैं हिमालयाज आ जाते हैं, वो तो उसकी हवाओं को रोक देते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब तिब्बतन प्लेटू से उतनी कोल्ड हवाएं नहीं आ पाती हैं। हिमालय से इतने बड़े बैरियर खड़े भाई वो कैसे आने देंगे। मेनली जो कोल्ड विंड्स आती हैं वो आती है कैस्पियन सी से, मेडिटेरेनियन से, जो वेस्टर्लीज आती हैं कोल्ड विंड्स आते हैं उससे मेनली बारिश होती है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण मेनली होती है, ना कि इधर से तिब्बतन प्लेटू से। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें करेक्ट ही बतानी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है हिमालयस के बारे में, देख लेते हैं भाई। बोल रहे हैं कि वो हिमालयस जो इंडस और सतलुज के बीच में आते हैं उनको पंजाब हिमालयस बोला जाता है। वो हिमालयस जो सतलुज और काली रिवर के बीच में आते हैं उनको कुमाऊं हिमालयस बोला जाता है। और वो हिमालयस जो तिस्ता और दिहांग के बीच में आते हैं उनको असम हिमालयस बोला जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिख रखी हैं। तो इंडस और सतलुज के बीच वाले को पंजाब हिमालयस बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं सतलुज और काली के बीच में, और तिस्ता हिमालयस बोलते हैं असम और तिस्ता और दिहांग के बीच को बोलते हैं असम हिमालयस। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या हो गया डी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताना है। किसके बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। सबसे पहले है जेंटल स्लोपिंग कोर्स अलुवियल जोन एट फुट हिल्स ऑफ शिवालिक वेयर स्ट्रीम डिसअपियर सेडिमेंट इज नोन एज भाबर। बोल रहे हैं कि ऐसा जेंटली स्लोपिंग जोन शिवालिक्स के फुट हिल्स पे जहाँ पे स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती हैं उसको भाबर बोलते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, वे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसको क्या बोलते हैं भाबर बोलते हैं। दूसरे बोल रहे हैं ओल्ड एलुवियल जहाँ पे हाई सैंडी लूम होता है उसको खादर बोलते हैं। आप सभी को पता है कि ओल्ड एलुवियल को हम क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं। और जो न्यू या फिर यंगर डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स में उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग दे रखी है, अपोजिट दे रखी है, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि एलुवियल सोइल के दो टाइप होते हैं, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। खादर जो होती है वो न्यू एलुवियल होती है जिसमें बार बार फ्लड आती है, और वो मतलब मेनली स्ट्रीम्स के आसपास की जो सोइल होती है उसको बोलते हैं। और बांगर होती है जो ओल्ड एलुवियल होती है जो स्ट्रीम से दूर होती है। और भाबर क्या होता है, शिवालिक के नीचे का एरिया जहाँ पे स्ट्रीम डिसअपियर हो जाते हैं, वहाँ पे मेनली जो सेडिमेंट्स बचते हैं उसको बोलते हैं भाबर। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारा आंसर ए हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछी थी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंड एज द डोमिनेंट एक्सटर्नल एजेंट इन फॉर्मिंग लैंडफॉर्म। बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि विंड लैंडफॉर्म बनाती है, आप सभी को पता है, तो कौन से ऐसे हैं जो विंड ने इरोजन एक्टिविटी से बनाए, ना कि डिपोजिशन। कौन से बनाए, जो इरोजन एक्टिविटी से बनाए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जूगन और मीसा ये दोनों विंड के इरोजन एक्टिविटी से बनते हैं, और जो बार्चन्स बनते हैं ये किससे बनते हैं, ये इसके डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनते हैं। डेजर्ट में विंड के उससे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन एक्टिविटी से बनते हैं बार्चन्स। ठीक है, इस टाइप के आपने देखे होंगे, ये बनते हैं बार्चन्स, ये डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनते हैं। जूगन और मीसा ये किससे बनते हैं, ये इरोजनल एक्टिविटी से बनते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें क्योंकि हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है बी। ठीक है, अगर आपसे और इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पूछा जाए विंड के, तो और क्या क्या है, आप सभी को पता है पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन्स, पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स। ठीक है, प्लायास, डिफ्लेशन होलोज, केव्स, मशरूम टेबल। ठीक है, पेडेस्ट्रल रॉक्स, मशरूम टेबल, पेडेस्ट्रल रॉक्स। तो ये सारे किस में आते हैं, इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो विंड के उसमें आते हैं। अब आप बोलेंगे कि चलो बारचन तो हमारे डिपोजिशनल में आता है, और क्या होते हैं, आप सभी सुना होगा, पैराबोलिक ड्यून्स, सेफ, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, ये सारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं डिपोजिशनल विंड के उसमें, डिपोजिशनल
लैंडफॉर्म्स में, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से हैं विंड के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि कौन सी रिवर जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ मतलब अरेबियन सी की तरफ। ये मान लो कि हमारा पेनिनसुलर रीजन है, इसमें ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ कौन सी फ्लो करती है। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे क्या है, हमारी अरेबियन सी है, ठीक है। सबसे पहले है सुवर्णरेखा, शरावती और ब्रह्मणी। आपने शरावती के बारे में तो सुना ही होगा, कल ही बताया था कि शरावती पे कौन से सबसे फेमस फॉल्स हैं, जोग फॉल्स, ठीक है। गैरोसोपा फॉल्स भी बोलते हैं जिसको, जोग फॉल्स, वो इसी पे हैं, ठीक है। तो शरावती रिवर बिल्कुल ये हमारी ईस्ट से वेस्ट में फ़्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट में यही रिवर फ्लो करती है। सुवर्णरेखा तो हमारी वेस्ट से ईस्ट में करती है, और ब्रह्मणी भी हमारी कहाँ पे करती है, वेस्ट से ईस्ट में करती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो केवल और केवल हमारी क्या है, सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी फेमस रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट में फ्लो करती हैं, नर्मदा, तापी, ठीक है, शरावती, ये सारी हमारी क्या करती हैं, ईस्ट से वेस्ट में फ्लो करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कौन से लैंडफॉर्म वाटर, देखो अभी हमने कौन से के लैंडफॉर्म देखे थे, विंड के देखे थे, अभी हम किस पे आगे, वाटर के। सबसे पहले आप बोल रहे हैं कि कौन से इरोजन से बनेंगे, वाटर के इरोजन से कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे। देखो इरोजन देखो कि मतलब वो क्या होंगे, वाटर इरोड करेगा। वैली किससे बनती है, बिल्कुल भाई इरोजनल लैंडफॉर्म से बनती है। प्लंज पूल्स बन गए तो वो भी किससे बनते हैं, इरोजनल एक्टिविटी से बनते हैं। थर्ड है पॉइंट बार्स। तो याद रखना ये जो पॉइंट बार्स होते हैं ना, ये जो पॉइंट बार्स होते हैं ना, और ये जो एलुवियल फैंस होते हैं, ये किससे बनते हैं, ये मेनली बनते हैं किससे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से। ये किससे बनते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से बनते हैं, ये इरोजनल लैंडफॉर्म से नहीं बनते, तो ये डिपोजिशनल है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो हमारे डिपोजिशनल है, फर्स्ट एंड सेकंड ही हमारे क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। इरोजनल लैंडफॉर्म में और कौन कौन से आते हैं वाटर के, वैली आ गया, प्लंज पुल आ गया। इसके अलावा इरोजन में आते हैं मेंडर्स, इंसाइज्ड एंड इंट्रेंस, जो मेंडर्स होते हैं ना वो भी इसमें आते हैं। रिवर टेरेसेस, आपने देखा होगा, रिवर टेरेसेस वो भी किस में आते हैं, इसी में आते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में आते हैं। अब पॉइंट वॉर, डिपोजिशनल में और कौन कौन से आ सकते हैं, डिपोजिशनल में आते हैं फ्लड प्लेन्स, ठीक है, नेचुरल लेवीज, डेल्टाज, ये सारे आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। नॉर्मल पूछा था, डिपोजिशनल, इरोजनल, तो आपको ये पता होनी चाहिए वाटर के कौन से हैं, विंड के कौन से, बता दिए दोनों। तो 68 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताना है, किसके बारे में, वर्चुअल रियलिटी देख लेते हैं भाई। बोल रहे हैं कि ये एक 3D डिजिटल इन्वायरमेंट है जिसमें कम्प्लीटली कंप्यूटर से जनरेटेड, बिल्कुल भाई कंप्लीटली कंप्यूटर से जनरेटेड है। बोल रहे हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी की तरह, AR की तरह जो VR भी है, वन डज नॉट रिक्वायर एन इक्विपमेंट और गियर टू व्यू वर्चुअल रियलिटी में। जिस तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपको VR की कोई मूवी कुछ भी देखना है तो आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट को तो वियर करना ही पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है कि हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट को वियर नहीं करना पड़ेगा, भाई हमें वियर करना पड़ेगा, ठीक है। शायद आपको पिक्चर भी दिख रही होगी साइड में, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट VR के लिए चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भाई आपके अभी देखो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कौन करेगा चैनल को, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है भाई, तो भाई ये पता ही होनी चाहिए। सुबानश्री, लोहित, दिबांग, ब्राक रिवर तो भाई अलग है, ये किस में जाके मिलती है, ये उसमें जाके मिलती है, मेघना रिवर में, बांग्लादेश में जाके मिलती है ये, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, मणिपुर से निकलती है ये, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग, और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। कुछ है ना, देखो मैं अभी भी बता रही हूँ आपको, मणिपुर के बारे में याद कर लो भाई, ठीक है। मणिपुर में जो जो चीज़ें हैं याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनामी के बारे में बताना है, सुनामी, ठीक है। क्वेश्चन करते हुए आपके दिमाग में भी वैसे सुनामी आई गई होगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग गलत हो रहे होंगे आपके, कोई बात नहीं, सही भी हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा देखोगे तो सही भी हो जाएंगे, डेली बेसिस पे देखते रहो वीडियोस को, तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन नंबर 61, सबसे पहले, वेव हाइट ऑफ अ सुनामी डिक्रीजेज रैपिडली एज इट रीचेज शैलो वाटर फ्रॉम ओपन सी। बोल रहे हैं कि जो वेव की हाइट है ना सुनामी में,
वो जैसे ही शैलो वाटर में पहुंचती है तो वो हाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और जो स्पीड होती है ना, स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो याद रखना दोनों उल्टे दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दोनों उल्टे दे रखे हैं। जब शैलो वाटर में आती है या बीच के आसपास आती है तो जो वेव हाइट होती है वो तो बढ़ जाती है, और जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं, रॉन्ग दे रखे हैं, ठीक है, अपोजिट दे रखे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट बतानी है भाई, करेक्ट ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ये देखो भाई, ये क्या है, एक सुनामी का मैप है। ये है एक सुनामी का मैप। क्या है इस सुनामी के मैप में, आपको क्या दिख रहा है कि भाई जैसे ही देखो ये वेव हाइट क्या है, यहाँ पे ओपन सी में तो कम है, और जैसे ही ये शोर के पास आने लगती है तो इसकी हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हाइट बढ़ेगी और स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सुनामी में, याद रखना। अब क्या आपको पता है कि क्या भाई इंडिया में भी कोई सुनामी से रिलेटेड वार्निंग सिस्टम है? यस है। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2007 में। याद रखना 2007 में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको मतलब ऑपरेट या फिर यह कहाँ पे बेस है? इनकोएस हैदराबाद में। कहाँ पे बेस है? इनकोएस हैदराबाद में बेस है। इसमें इंटीग्रेटेड एफर्ट्स है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, CSIR, सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये सारे मिलके इसमें इंटीग्रेटेड एफर्ट करते हैं। रियल टाइम नेटवर्क बताया जाता है सिस्मिक स्टेशंस का। टाइड्स को देखा जाता है 24 आवर्स इनमें ऑपरेशंस होते हैं सुनामी वार्निंग सिस्टम के। ठीक है, सेंस किया जाता है। अंडर वाटर अंडर सी अर्थक्वेक आ रहे हैं इंडियन ओशन में, कैसे आ रहे हैं, उनकी रियल टाइमिंग और सुनामी वार्निंग 10 से 20 मिनट जैसे ही अर्थक्वेक होता है उसके 10 के 20 मिनट बाद सुनामी की वार्निंग दे दी जाती है कि भाई आती है कि नहीं। 2004 में सुनामी आया था इंडियन ओशन में, तब इंडिया के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम सुनामी को देख सके कि भाई मतलब उस टाइम पे इतना डेटा नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई यहाँ पे सुनामी आ सकता है या कुछ होना है। ठीक है, ये और चीज़ याद रखना कि भाई इंडिया कुछ ही कंट्रीज़ में से है, मतलब कुछ फर्स्ट फ्यू कंट्रीज़ में से हैं जिन्होंने क्वांटिटेटिव सुनामी फोरकास्ट को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, IOC इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक जो कमीशन है यूनेस्को का, उसने इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम को क्या नाम दिया है? सुनामी सर्विस प्रोवाइडर। सुनामी सर्विस प्रोवाइडर TSP बताया है किसके लिए? 28 इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ के लिए। तो कभी आ जाए कि भाई IOC ऑफ यूनेस्को ने किसको जो है वो सुनामी सर्विस प्रोवाइडर बनाया है, तो वो किसको बनाया है? इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम को। ठीक है, अलोंग विद इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उनको भी बताया 2011 में, जो रीजनल वार्निंग्स देते हैं वो भी। ठीक है, अब भाई आप बोलोगे कि इनकोएस क्या है? ठीक है, जहाँ पे ये बेस है हैदराबाद में, तो ये इनकोएस है क्या? ये इनकोएस 1999 में एस्टेब्लिश की गई थी एज एन ऑटोनोमस बॉडी। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये इसके थ्रू मतलब इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, नोडल एजेंसी है जो सुनामी की एडवाइजरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके थ्रू ये मतलब प्रोवाइड करती है। किसके साथ ये कोऑर्डिनेट करती है? डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स के साथ, ताकि सुनामी रेडी प्रोग्राम इंडिया में चलाया जा सके। ठीक है, और ये क्या करती है? IO वेव सुनामी मॉक एक्सरसाइजेज भी होती हैं, याद रखना। ठीक है, ये वेव जो मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं ये 2 साल में एक बार होती है, बाई एनुअली होती हैं, ताकि हम रेडी रहें इमरजेंसी से निपटने के लिए। ठीक है, पोटेंशियल फिशिंग जोन को भी आइडेंटिफाई करती है ये कि कौन से फिशर जोन वो कर सकें। ठीक है, और क्लाउड कवर, ये सब सारी चीज़ों को देखती है। ठीक है, इसरो के साथ भी इसकी पार्टनरशिप है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी इसकी पार्टनरशिप है, ताकि एक सैटेलाइट बेस्ड मैसेज ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हम डेवलप कर सकें थ्रू नाविक सिस्टम। ठीक है, थ्रू नाविक सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ही ली, जो भी हमने देखी। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा सेंडाई फ्रेमवर्क, वो भी है मेनली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, याद रखना। तो ये सारी ही चीज़ें हैं मेनली जो सुनामी के लिए हैं, ये वो जो हमने देख ली। तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लो, जिसने अभी भी नहीं किया है। अभी भी थोड़ी शर्म तुम्हारी बची हो तो कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 ए जोनल सॉइल्स के बारे में बताना है। किसके बारे में? ए जोनल सॉइल्स के बारे में बोल रहे हैं। रेगोसोल, लिथोसोल, एलुवियल, ये कौन कौन से, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो आपको पता है ए जोनल सॉइल्स क्या होती हैं? इमैच्योर या पुअरली डेवलप्ड सॉइल को बोलते हैं ए जोनल सॉइल्स। ठीक है, जो पुअरली डेवलप्ड जो सॉइल होती है ना,
पुअरली डेवलप्ड सॉइल्स को बोलते हैं ए जोनल सॉइल्स, ठीक है। इनमें बी होराइजन नहीं होता है ना, ए बी सी होराइजन, 3 होराइजन होते हैं, ठीक है, 3 होराइजन होते हैं। तो इसमें जो बी होराइजन है वो नहीं होता, बी होराइजन एब्सेंट होता है, तो डायरेक्ट ए के बाद आ जाता है सी होराइजन, ठीक है, जो भी वेदर्ड पेरेंट मटेरियल का होता है वो, ठीक है। 3 टाइप की होती हैं ये, रेगो, लिथो, एलुवियल। लिथो वाली कौन सी होती हैं? जो इरोडेड सॉइल, स्टीप स्लोप्स पे जो इरोडेड सॉइल होती है उसको बोलते हैं रेगो सॉइल। लिथो सॉइल, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, लिथो सॉइल, एक मिनट, मैं क्या ही बता रही हूँ, देखो बिल्कुल इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले रेगोसोल क्या होती है? रेगोसोल होती है जो सैंड ड्यून्स पे ड्राई और लूज सॉइल होती है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। ड्राई एंड लूज जो ड्यून्स पे जो सैंड बनती है उसको बोलते हैं, ठीक है, ये है रेगोसोइल। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? जहाँ पे रेगुलर सप्लाई हो सके सेडिमेंट्स की, उसको बोलते हैं क्या? एलुवियल सॉइल। उसको क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। एक होती है लिथोसोल। देखो लिथोसोल में ना सॉइल ही नहीं होती, याद रखना। अब मान लो कोई ऐसा बिल्कुल स्टीप स्लोप है, बिल्कुल स्टीप स्लोप है, अब वहाँ पे सॉइल रुकेगी कैसे? तो उसको बोलते हैं कि जैसे ही वो सॉइल बनती है ना वो नीचे गिर जाती है, तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, तो इरोडेड सॉइल प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इसलिए रॉन्ग होगी। तो इरोडेड सॉइल ऑन स्टीप स्लोप पे तो प्रेजेंट ही नहीं होती है, ठीक है, तो लिथोसोल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये बनती है वैसे ही रिमूव हो जाती है स्टीप स्लोप्स पे, लिथोसोल उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही बनी हट गई तो सॉइल हट जाती है, वहाँ पे स्टीप स्लोप से बचती नहीं है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई और थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। तो हमें बताना है करेक्टली मैच्ड पेयर, तो करेक्टली मैच्ड पेयर तो एक भी नहीं है इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी, ठीक है। इसको ध्यान रखना। ये देखो भाई, मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा सॉइल का क्लासिफिकेशन, किस किस टाइप की सॉइल पाई जाती है। 3 टाइप की सॉइल होती है, एक होती है जोनल सॉइल, एक होती है इंट्रा जोनल सॉइल और एक होती है ए जोनल सॉइल, ठीक है। ए जोनल सॉइल मैंने बता दी किस टाइप की होती है, जो इमेच्योर सॉइल होती है उसको बोलते हैं। एक होती है लिथोसोल, एक होती है रेगोसोल, एक होती है एलुवियल सॉइल। ऐसे ही इंट्रा जोनल भी 3 में बटी हुई है, हाइड्रोमॉर्फिक, हेलोमॉर्फिक, कैल्सीमॉर्फिक, ठीक है, इंट्रा जोनल भी। और उसके बाद होती है जोनल। जोनल 2 में डिवाइडेड होती है, ठीक है, पेडल फार और पेडोकाल, ठीक है, पेडल फार, ठीक है। पेडल फाल किस किस में है? टुंड्रा वाली जो सोइल है उसको पेडल फाल बोलते हैं, पोर्टजोल वाली, प्रेरीज वाली, लेटराइट सोइल को भी बोलते हैं, ग्रे ब्राउन पोर्टजोल को भी बोलते हैं, रेड येलो पोर्टजोल को भी बोलते हैं। ये सब किस में आती हैं? पेडल फाल में आती हैं। इसके अलावा जो बच गई चेस्टनट ब्राउन वाली, ग्रे डेजर्ट वाली और चिरनोजम वाली, ये सारी किस में आती है? पेडोकेल में आती हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये सारे टाइप्स हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन के। अभी हमने क्या किया है? केवल ए जोनल किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा कंप्लीट, ठीक है। तो और जो 2 टाइप की सॉइल है ना उनका भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैंने आपको पिक्चर दिखा दी किस किस टाइप की सॉइल है, एक बार उसको भी थोड़ा मोटा मोटा देख लेना, ठीक है, नहीं तो फिर कोई अगला क्वेश्चन आएगा उसमें वो सारा कंप्लीट करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम में कौन सी रिवर के कन्फ्लुएंस से कौन सा प्रयाग बनता है? 5 प्रयाग हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, सबको पता है भाई 5 प्रयाग हैं, ठीक है। मान लो कि ठीक है, सबसे पहले मान लो कि ऊपर से आते हैं, बीच में एक तो कॉमन है सारे प्रयाग में, एक रिवर कॉमन है, वो है अलकनंदा, ठीक है। कौन सी है? एक कॉमन है अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। आपने पता भी होगा भाई 4 धाम में आता है बद्रीनाथ, ठीक है, तो गए भी होगे बहुत सारे। तो बद्रीनाथ से निकलती है हमारी अलकनंदा। अलकनंदा में सबसे पहले आके मिलती है धौली गंगा। कौन सी मिलती है? धौली गंगा आके मिलती है। और धौली गंगा जब मिलती है तो वो कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग बनाती है। उसके बाद हमारी मिलती है आके नंदाकिनी। उसके बाद आके मिलती है नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद आके मिलती है हमारी पिंडर गंगा, पिंडर रिवर, ठीक है, पिंडर गंगा, ठीक है। कौन सी मिलती है? पिंडर। ये पिंडर कौन सा प्रयाग बनाती है? कर्ण प्रयाग। कौन सा? याद रखना, कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग, ठीक है। उसके बाद 2 और आके मिलती हैं दूसरी साइड से, एक आती है भागीरथी। जब भागीरथी आके मिलती है तो उसको बोलते हैं देव प्रयाग। उसको क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। उससे ऊपर ही मतलब देव प्रयाग से ऊपर ही एक और आके मिलती है इधर से, वो है मंदाकिनी। एक थी नंदाकिनी, ये कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्र प्रयाग,
ठीक है, याद रखना ये कौन सा प्रयाग बनाती है, रुद्रप्रयाग, याद रखना। तो ये 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग। मैंने बता दी कौन कौन सी रिवर है। अब देव प्रयाग किस में बना था, सबसे लास्ट में जब भागीरथी आके मिल रही थी, तो भागीरथी जब अलकनंदा में मिलती है तो वो कौन सा होता है, देव प्रयाग होता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है विष्णु प्रयाग, सबसे पहला जहाँ पे धौली गंगा मिली थी, बिल्कुल उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। रुद्र सबसे लास्ट वाली जो मैंने बताई, मंदाकिनी जहाँ के मिलती है वो होता है रुद्रप्रयाग। पिंडर नहीं, पिंडर वाली से कौन सा बनता है, कर्णप्रयाग, ठीक है, पिंडर वाले से कौन सा बनता है, कर्णप्रयाग बनता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। और सारे भी 5 प्रयाग के बारे में पता चल गया, तो अब ये मैप अपने उसमें बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो जाता है ए, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कई बार आ जाता है ये। आ जाते हैं 74 पे, हमें बताना रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में। किसके बारे में, रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में बोल रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें डोमिसाइल को शिफ्ट कर दिया जाता है ओवरसीज एंटिटी का इंडिया में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स फ्लिपिंग बोलते हैं। न्यूज़ में क्यों है, इकोनॉमिक सर्वे में मतलब रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में बात की गई कि जो स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे वो रिवर्स फ्लिपिंग कर रहे हैं। सेकेंड है कंपनीज रिवर्स फ्लिप ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस फॉर एम्प्लॉयज़ इन वेस्टर्न कंट्रीज। बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ को वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए कंपनीज रिवर्स फ्लिप करती हैं। याद रखना मेन रीज़न कंपनीज का जो रिवर्स फ्लिप करने का है वो है इजी एक्सेस टू कैपिटल फ्रॉम प्राइवेट एंटिटी वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो मेनली ताकि उनको कैपिटल का इजी एक्सेस मिल जाए, उसलिए वो रिवर्स फ्लिप करती हैं, ऐसे इसलिए नहीं करती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्लिपिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना ओनरशिप को किसी भी इंडियन कंपनी की ओवरसीज एंटिटी को, ठीक है, फ्लिपिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। रिवर्स फ्लिपिंग मतलब इंडिया में वापस दे देना, फ्लिपिंग का उल्टा रिवर्स फ्लिपिंग, जिसमें वापस इंडिया में मतलब जो ओनरशिप है उसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, हमें बताना है ये लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज़ हैं जिसमें एक लेवल बेस है और ये पाइप से कनेक्टेड हैं बिलो से, और किसकी तरह दिखती हैं, ये कंपोजिट वोल्केनो की तरह दिखती हैं, ठीक है। और इनको लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा भी रिगार्ड कर सकते हैं जो अपना सरफेस तक निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो ये हमारी किसके बारे में बात चल रही है, तो ये हमारी किसके बारे में बात चल रही है भाई, ये हमारी बात चल रही है बैथोलिथ के बारे में। ये किसके बारे में बात चल रही है, बैथोलिथ के बारे में बात चल रही है। आप सभी को पता होगा वोल्केनो में बैथोलिथ होता है, ठीक है, उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। इसी में लैकोलिथ कैसे होते हैं, लैकोलिथ कैसे होते हैं ऐसे, डाइक्स कैसे होते हैं ऐसे, सील्स कैसी होती हैं ऐसी हॉरिजॉन्टल टाइप की, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्या, लैंड फॉर्म्स, वोल्केनिक इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो ये देखो भाई ये सारे क्या हैं, वोल्केनो के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं जो वोल्केनो में बनते हैं। बैथोलिथ आपको दिख रहा है, बैथोलिथ ये हमसे बताया था, ठीक है। ये कहीं से भी इसका अपना रास्ता निकाल लेता है, उसको बोलते हैं बैथोलिथ, ठीक है। एक हमारा लैकोलिथ, ये अभी मैंने बताया इस टाइप का बनता है जो वो होता है लैकोलिथ, ठीक है। लैपोलिथ, लैपोलिथ किस टाइप का बनता है, ये इस टाइप का बनता है लैपोलिथ। सील्स अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल टाइप के होते हैं सील्स। डाइक्स मैंने बताया था ऐसे जो निकलती है उसको बोलते हैं डाइक्स, ठीक है। बिस्मैलिथ फोल्ट का टाइप का होता है ये इस टाइप का, ठीक है। तो ये होता है प्लग, सॉकेट, स्टॉक, नीचे देख रहे हो आप नॉर्मल जो पूरा बंद होता है हर एक साइड से उसको बोलते हैं प्लग या स्टॉक, ठीक है। ये सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। देखो भाई ये दिख रहे होंगे आपको, इसमें शायद आपको थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा डल डल सा, तो वो वैसा ही है, ठीक है। नीचे वाले आपने देख लिए थे, बैथोलिथ, स्टॉक किसको बोलते हैं, डाइक, लैकोलिथ, ठीक है। सील्स किस टाइप की होती हैं वो देख लिया आपने, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब बाहर वाले एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि काल्डेरा बनना, ठीक है, जिसमें सिंडर कोन भी बन जाता है फ्लोर पे, ऐश कोन बन जाता है, लावा प्लेट्यू बन जाता है, ठीक है, सिंडर कोन बन जाता है, ठीक है, लावा मिस्सा बन जाता है। ये देखो ये सारे क्या हैं, कंपोजिट वोल्केनो बना है, ये सारे एक्सट्रूसिव वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये सारे क्या हैं, एक्सट्रूसिव वाले हैं। डाइक्स बाहर निकल जाना, रेडिएटिंग डाइक्स हैं जिसमें। तो भाई मैंने तो आपको सारे दिखा दिए हैं, ठीक है, इंट्रूसिव भी दिखा दिए हैं और एक्सट्रूसिव भी दिखा दिए हैं, याद रहनी चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो गया हमारा 1 सेकेंड,
तो भाई ये बिल्कुल गलत लगा दिया मैंने, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी है, लेकोलिथ है। अभी आपको दिखाया मैंने लेकोलिथ कैसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये यही है ना कि डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी जिसमें लेवल बेस होता है और एक पाइप से कनेक्टेड होता है बिलो से, ठीक है, और कंपोजिट वोल्केनो की तरह दिखता है डीपर हाइट्स पे, ठीक है, और लावा भी कहीं ना कहीं से। तो ये लेकोलिथ है, ठीक है, ना कि लेपोलिथ, ना कि बैथोलिथ है, ठीक है। बैथोलिथ से तो वो बहुत ज़्यादा वैसा होता था, ठीक है, याद रखना इसको। तो ये मत समझना इसका आंसर गलत बताया मैंने, ठीक है। पता नहीं कैसे बैथोलिथ लगा दिया, दिमाग कहाँ चल रहा है मेरे को खुद नहीं पता। तो क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी गाइस गलत बताने के लिए, आपके थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 76 हमें बताना है रेगुर या ब्लैक सोइल के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले है दे आर फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक लावा। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि ये वोल्केनिक लावा से बनती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, वोल्केनिक लावा से बनती है ब्लैक सोइल। सेकंड है ये आयरन कंटेंट में पुअर होती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आयरन कंटेंट में रिच होती हैं। क्या होती हैं, रिच होती हैं आयरन कंटेंट में। पुअर किस में होती हैं, पुअर किस में नहीं होती, ठीक है। तो रिच होती हैं ये आयरन कंटेंट में। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है ये सेल्फ फ्लोइंग नेचर होता है। बिल्कुल भाई इनका सेल्फ फ्लोइंग नेचर होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ब्लैक सोइल को और क्या बोलता है, रेगुर सोइल भी बोलते हैं या ब्लैक कॉटन सोइल भी बोला जाता है, ठीक है। और कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। बहुत ज़्यादा डीप भी होती है ये, क्या होती है, बहुत ज़्यादा डीप भी होती है। इसके अलावा दो टाइप होती है। जब ये वेट होती है ना, जब ये वेट होती है तो ये स्वेल कर जाती है और ये स्टिकी बन जाती है। क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है और ये क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। लेकिन जब ये ड्राई होती है, वेट तो होती है चलो स्वेल और स्टिकी करने, जब ड्राई होती है ना तो ये श्रिंक कर जाती है, ठीक है, श्रिंक कर जाती है और इसमें क्या हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, वाइड क्रैक्स आ जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है ये इसमें ऐसा हो जाता है जैसे कि फ्लोइंग कर रखी है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सेल्फ फ्लोइंग नेचर की है, ठीक है। और ये याद रखना लंबे समय तक मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है, लंबे समय तक मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो ये स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और इसमें और स्लो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, ठीक है। इसलिए लंबे समय तक जो है मॉइस्चर को रिटेन करके रख सकती है। किस किस चीज़ में रिच है, अभी हमने देखा रिच आयरन में भी है, लाइम में भी रिच है, आयरन में भी रिच है, मैग्नीशियम में भी रिच है, एल्यूमिनियम में भी रिच है, पोटाश में भी रिच है। तो कमी किस चीज़ की है, याद रखना फॉस्फोरस की कमी है, ठीक है, माइनस मान लो। फॉस्फोरस की कमी है, किसकी कमी है, नाइट्रोजन की कमी है और ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, ठीक है। इन तीन चीज़ की इसमें क्या हो जाती है, लैकिंग है, ये लैक है। कलर किस टाइप का होता है, डीप ब्लैक से लेके ग्रे टाइप का मतलब इसका कलर होता है, ठीक है। डीप से लेके ग्रे कलर का इसका कलर होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको साइड में ये मैप दिख रहा होगा जिसमें आपको दिख रही होगी ब्लैक सोइल, ठीक है। ये वाली कौन सी है, ब्लैक सोइल है। तो ये जो है ना यहाँ पे पाई जाती है। तो हमारी ब्लैक सोइल मेनली कहाँ पे पाई जाती है, दक्कन प्लेटू में पाई जाती है। तो याद रखना इसकी पोजीशनिंग कहाँ पे है ब्लैक सोइल की, ठीक है। ये हमने देख ली ब्लैक सोइल, ठीक है। हम देख चुके हैं कौन सी, हम तो एलुवियल सोइल भी देख चुके हैं, ठीक है। हमने एलुवियल सोइल भी देख ली है, हमने ब्लैक सोइल भी देख ली है, हमने रेड एंड येलो सोइल भी देख ली है, ठीक है। याद रखना ये सारी सोइल हम देख चुके हैं। हमने एरिड सोइल भी देख ली है, ठीक है, एरिड सोइल को भी हम देख चुके हैं। तो याद रखना ये सारी सोइल हम कर चुके हैं, ध्यान रखता रहना जो जो आपके होते जाएं, ठीक है, याद रखना इनको। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसके बारे में बताना है, लेटराइट सोइल के बारे में। अभी थोड़ी देर बात करे थे भाई, मैप रख ही लेते, है ना। तो लेटराइट सोइल के बारे में बात करनी है। सबसे पहले ये नॉर्मली हैवी और ब्लैक होते हैं कलर में, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, लेटराइट सोइल कैसी होती है, एक ईंट जैसा इसका कलर होता है। तो ये क्या होता है, रस्टी रेड टाइप का कलर होता है इनका, ठीक है। रस्टी रेड टाइप का कलर होता है, ना कि ब्लैक, ठीक है। तो ये रस्टी रेड टाइप का कलर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल रॉन्ग होगी। सेकंड, ये ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है और ह्यूमस में रिच होती है। भाई ह्यूमस इतना ज़्यादा हो तो ये फर्टाइल ही ना हो जाए, तो बिल्कुल भी रिच नहीं होती है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है दे आर वेल डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। बिल्कुल ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। फोर्थ है दे आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल इनको ब्रिक्स की तरह मेनली इनका यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इनका रस्टी रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। जहाँ मतलब कहाँ पे बनती है ये, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और लीचिंग होती है यहाँ पे। जहाँ हाई रेनफॉल होती है वहाँ पे हाई लीचिंग होती है। किसकी लीचिंग होती है,
किसकी लीचिंग होती है? लीचिंग होती है इसमें ट्रॉपिकल रेंज के कारण लीचिंग होती है लाइम और सिलिका की, ठीक है। लीचिंग किसकी होती है? लाइम और सिलिका की लीचिंग होती है, याद रखना। यहाँ पे किसकी लीचिंग होती है? लाइम और सिलिका की लीचिंग होती है। और सोयल जो बाद में बच जाती है वो किस में रिच होती है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में। किसमें? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में रिच होती है। जो बची सोयल जो है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में रिच होती है, और आयरन ऑक्साइड के कारण उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, ठीक है। रस्टी रेड टाइप का कलर हो जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये पुअर किस में होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, ठीक है। पुअर तो बता ही दिया था। ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता, ह्यूमस भी नहीं होता, नाइट्रोजन में भी पुअर ही होती है ये, ठीक है। फॉस्फेट में भी पुअर ही होती है, कैल्शियम में भी पुअर ही होती है, ठीक है। पोटाश लेकिन काफ़ी होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, पोटाश ये काफ़ी मात्रा में होते हैं इसमें, लेकिन ये कल्टीवेशन के लिए उतनी ज़्यादा मतलब सूटेबल नहीं है। अगर इस सोइल में भी आपको कल्टीवेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज़ करना पड़ेगा। एक ये तो होगी लेटराइट। एक और नाम से एक लेटराइट सोइल होती है, उसको बोलते हैं रेड लेटराइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक होते हैं रेड लेटराइट। ये कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्रा और केरला वाले रीजन में, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्रा और केरला वाले रीजन में पाई जाती है। और ये मेनली इस ट्री क्रॉप्स जो होती है ना उनको उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जैसे कि कैश्यू नट ट्री के लिए रेड लेटराइट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना लेटराइट सॉइल के बारे में, ठीक है। अभी ये देखो भाई कि लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है। देखो अभी मैं बता रही थी ना लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है। ये आप देख रहे हो, ये है लेटराइट, ये देखो ये रही लेटराइट, ये रही लेटराइट, ये रही लेटराइट, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? ये देखो यहाँ हर जगह ये लेटराइट पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना ये है लेटराइट सॉइल के सारे फीचर्स, और कहाँ पाई जाती है वो भी हमने देख लिया, इंडिया के किस किस कोने में पाई जाती है, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल के बारे में हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, केवल थर्ड एंड फोर्थ ही करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बता रहा है? लैंड फॉर्म्स के बारे में जो वोल्केनिक एक्टिविटी से एसोसिएटेड। भाई मैं पहले ही करवा चुकी हूँ ये, ठीक है। पहले अभी 2 मिनट पहले ही क्वेश्चन हुआ है जो गलत होकर सही हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78, सील्स आर सोलिडिफाइड हॉरिजॉन्टल लावा लेयर्स इनसाइड द अर्थ। अभी बताया था हॉरिजॉन्टल लेयर्स को सील्स बोलते हैं। डाइक्स वर्टिकल इंट्रूजन्स होते हैं जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं, बिल्कुल अभी बताया था डाइक्स। बैथोलिथ ह्यूज मास होते हैं इग्निशियस रॉक के जो सोलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा के कारण बनते हैं। अभी देखा था हमने, बैथोलिथ की भी पिक्चर देखी थी, डाइक्स की भी देखी थी, सील्स की भी देखी थी। बैथोलिथ इस टाइप का हो जाता है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। ह्यूज मास ऑफ इग्निशियस रॉक जो बन जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। लेकोलिथ हमने देख लिया था भाई, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकोलिथ इस टाइप का होता है। एक फैकोलिथ भी होता है, वो इस टाइप का होता है, याद रखना। फैकोलिथ, अगर फैकोलिथ आ जाए वो इस टाइप का होता है, ठीक है। लेपोलिथ आ जाए, लेपोलिथ, लेपो ऐसा इस टाइप का लेपोलिथ होता है। लेको दोनों उल्टे टाइप के होते हैं, ठीक है। लेको, लेपो, फैको, बैथो, डाइक्सिल, ठीक है, ध्यान रखना इनको। तो क्वेश्चन नंबर 78 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं 79 पे। हमें बताना है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में सबसे पहले बोल रहे हैं कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है सबसे पहले, तो याद रखना। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है बहुत स्मॉल होती है, मतलब बट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई होती है, तो याद रखना दोनों ही स्मॉल होती है। डायर्नल रेंज मतलब डेली की जो टेम्परेचर की रेंज है वो भी कम होती है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी कम होती है। लगभग पूरे साल सेम और पूरे दिन रात सेम ही टेम्परेचर होता है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता टेम्परेचर में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, गलत है, सॉरी सेकंड रॉन्ग है, पहली सही है। तो मतलब समझ रहे हो, हाफ स्टेटमेंट करेक्ट है, हाफ रॉन्ग है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी इसकी स्मॉल ही होती है, ठीक है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी क्या होती है? स्मॉल होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड है डबल रेनफॉल पीक्स कोइंसाइडिंग विद द इक्विनॉक्सेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। बोल रहे हैं कि जो डबल रेनफॉल पीक है ना, जो कोइंसाइड करती हैं इक्विनॉक्सेस के साथ, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इक्वेटोरियल क्लाइमेट का। बिल्कुल भी भाई देखो, जब इक्विनॉक्स होता है तो मैंने क्या बताया था, इक्विनॉक्स पे जो मेनली सन है वो ओवरहेड आ जाता है किसके? इक्वेटर के। और जब इक्वेटर के आएगा तो इक्वेटर पे जो है उतना ही ज़्यादा पानी, मतलब जो ओशन है वो उतना ही ज़्यादा वार्म होगा। जितनी ज़्यादा वार्मिंग होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी। तो बिल्कुल 2 बार अगर इक्विनॉक्सेस आते हैं तो डबल रेनफॉल की पीक आती हैं जो इक्विनॉक्सेस में होते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है हमारी, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी,
ठीक है। और ये इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट होता कहाँ पे, 5 से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ ऑफ इक्वेटर में मेनली ये पाया जाता है, 5 to 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, मोस्टली कहाँ पे आपने देखा होगा, अमेजन फॉरेस्ट आते हैं इसमें, और कौन से आते हैं, कोंगो वाला रीजन आता है। ठीक है, कोंगो वाला रीजन आता है, मलेशिया, ईस्ट इंडीज़। ठीक है, तो ये वाले रीजन मेनली आते हैं इसमें, मेनली जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाले रीजन। थ्रू आउट दी ईयर यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है, कोई विंटर्स नहीं होती। ठीक है, विंटर्स नहीं होती है। और विंटर में रेनफॉल किस टेम्परेचर में होती है, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि विंटर में रेनफॉल किस टाइप के क्लाइमेट में होती है। ठीक है, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी हमेशा हाई रहती है, स्टिकी, अनकम्फर्टेबल वैसा लगता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट जो इक्वेटर के आसपास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। भाई बहुत कर लिया हमने। ठीक है, 80 पे आ गया हम। बैगा, पारदुनी, गसूड़ी और हरूल ये क्या हैं, तो याद रखना ये क्या है, ये ट्राइबल डांस है। ये सारे क्या हैं, ट्राइबल डांस है, बहुत फेमस डांस हैं, याद रखना ये सारे क्या हैं, ट्राइबल डांस है। अगर हम बैगा परधुनी की बात करें तो ये कहाँ का है, ये एमपी का है। ये गसोड़ी कहाँ का है, ये गसोड़ी हमारा तेलंगाना का, कहाँ का है, तेलंगाना का। और ये हमारा हरूल कहाँ का है, उत्तराखंड का। ठीक है भाई, ये भी मैच करने भी आ जाते हैं कई बार, है ना, याद रखना ये मैच करने भी आ जाते हैं भाई, और फिर गलत हो जाते हैं हमारे सब बच्चों के, तो याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ और भी डांस हैं जो काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, ये 3 तो हमने कर लिए, 3-4 और देख लो। ठीक है, 3-4 और देख लो, कहाँ लिखूँ मैं, ठीक है कहीं भी लिखते हैं, देखो छोटा छोटा लिखती हूँ यहाँ पे, देख लेना। एक तो हमारा पंथी डांस, आपने सुना होगा पंथी डांस। ठीक है, पंथी डांस कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, याद रखना ये भी ट्राइबल डांस है। ठीक है, पंथी डांस कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। एक होता है तमांग सैलो, एक क्या है, तमांग सैलो, ये कहाँ का डांस है, सिक्किम का है, याद रखना कहाँ का है, सिक्किम का है तमांग सैलो। एक है सिद्धि धमाल, सिद्धा धमाल, सिद्धि धमाल। ठीक है, सिद्धि धमाल कहाँ का है, जहाँ से मोदी जी हैं। ठीक है, गुजरात का। ठीक है, पुरुलिया छाऊ, पुरुलिया छाऊ कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, बहुत इंपॉर्टेंट है छाऊ। ठीक है, ये 4 और एक और है, बताऊँ कि नहीं, बागुरुम्बा, याद है बहुत फेमस है, कई बार आ जाता है, बागुरुम्बा। बागुरुम्बा डांस कहाँ का है, असम का है। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कई बार आ जाते हैं और किसी भी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डांस है ना जो 5 डांस और 3 मैंने ऊपर बता दी, ये सारे याद कर लेना, ये सारे क्या हैं, ट्राइबल डांस है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा आंसर हो गया, जो भी हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है लावा के बारे में, जो लावा इरप्ट होता है वोल्केनो से, उसके बारे में बताना है। देख लेते हैं भाई। बोल रहे हैं बेसिक लावा जो है ना हाईली फ्लूइड होता है, और आयरन और मैग्नीशियम में क्या होता है, आयरन और मैग्नीशियम में पुअर होता है। तो याद रखना आयरन और मैग्नीशियम में क्या होता है, रिच होता है, और हाईली फ्लूइड तो होता ही है। ठीक है, हाईली फ्लूइड होता है लेकिन रिच होता है आयरन और मैग्नीशियम में। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है एसिडिक लावा हाईली विस्कस होता है, तो भाई वो अगर फ्लूइड होगा तो ये विस्कस होगा बिल्कुल, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, क्योंकि क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। ठीक है, बेसिक लावा रिच इन आयरन मैग्नीशियम। पुअर किस में होता है, बेसिक लावा, याद रखना ये सिलिका में पुअर होता है। किस में पुअर होता है, सिलिका में पुअर होता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव भी नहीं होता। मान लो ये कोई वोल्केनो है, इससे लिक्विड निकल रहा है, तो उतना ज़्यादा थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसे निकलता रहेगा। तो ये क्या होता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता। वोल्केनो बहुत ज़्यादा जेंटल स्लोपिंग होता है, और एक फ्लैटेंड टाइप की सिल या डोम टाइप का बन जाता है। जो एसिडिक लावा होता है वो हाईली विस्कस होता है, लाइट कलर्ड होता है, और इसमें सिलिका का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें सिलिका का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसमें जो वोल्केनो बनता है वो स्ट्रेटो वोल्केनो टाइप का बनता है। स्ट्रेटो वोल्केनो टाइप का बनता है, स्टीप साइडेड होता है। कैसा होता है, स्टीप साइडेड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमें बताना है ट्राइब्स किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। इरूला ट्राइब कहाँ की है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में पाई जाती है, तेलंगाना में नहीं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका वाले एरिया में पाई जाती है इरूला ट्राइब। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है टोटो, टोटो याद रखना वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल की ट्राइब है टोटो। फिर है बोंडो, बोंडो कहाँ का है, उड़ीसा का ही है, ये तो पीवीटीजीज हैं। ठीक है, उड़ीसा की हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। तो भाई ये ट्राइब्स याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोर तो नहीं हो रहे हो आप, हो रहे होगे तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई, होते रहो, क्वेश्चन तो पूरे करने ही हैं। ठीक है, तो
अगर आपको बोर हो रहे हो तो एक काम कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, ताकि आपके 2 मिनट जो हैं इधर उधर मूड हो जाए और उसके बाद फिर से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मैं बोरिंग का क्या कर सकती हूँ, जब क्वेश्चन सारे बोरिंग ही होते हैं तो मैं उसमें क्या फ़नी एलिमेंट डालूँ। चलो भाई सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अर्बन फॉरेस्ट्री पर्टेन्स टू रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक लैंड्स ओनली। बोल रहे कि अर्बन फॉरेस्ट्री में मेनली रेज किया जाता है एंड मैनेजमेंट किया जाता है जो पब्लिक लैंड होती हैं उन पे, ठीक है, उन पे मेन है। अर्बन फॉरेस्ट्री किसको बोला जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री किसको बोला जाता है और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री किसको बोला जाता है। ये 3 चीज़ें हमसे पूछी हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमसे पूछी हैं कि किसको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो अर्बन फॉरेस्ट्री है ना, उसमें केवल उसमें पब्लिक लैंड पे भी ट्रीज़ को मैनेजमेंट है और प्राइवेट लैंड पे भी मैनेजमेंट, प्राइवेट लैंड का भी मैनेजमेंट और पब्लिक लैंड दोनों का मैनेजमेंट आता है। ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक लैंड का मैनेजमेंट आता है। एग्रो फॉरेस्ट्री में यस ट्री को क्रॉप्स के साथ उगाया जाता है, ये सही है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में याद रखना प्राइवेटली ओन नहीं होता, केवल और केवल पब्लिक या कम्युनिटी लैंड पे जो मेनली रेजिंग ऑफ ट्रीज होता है उसको बोलते हैं, प्राइवेटली लैंड ओन्ड पे नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो पहला गलत, तीसरा गलत, सेकंड सही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, क्योंकि हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें तीनों के बारे में पता चलेगी भाई, अर्बन फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 83 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, ITCZ के बारे में बता करने हैं। किसके बारे में, ITCZ के बारे में बोल रहे हैं कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एयर्स डिसेंड करती हैं। तो भाई आपको एक चीज़ पता होगी, बिल्कुल क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। यहाँ पे एयर क्या करती हैं, असेंड करती हैं। यहाँ पे एयर क्या करती हैं, असेंड करती हैं, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये एरिया होता है लो प्रेशर एरिया, ठीक है, लो प्रेशर एरिया होता है। यहाँ पे हवाएं आएंगी और ऐसे ऊपर जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये लो प्रेशर एरिया होता है, तो जहाँ पे एयर असेंड करती हैं। इन जुलाई ITCZ लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री साउथ एंड, देखो आप नॉर्मल देखो, जुलाई में क्या होता है, जुलाई में हमारे इधर गर्मियाँ पड़ती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है। तो इसका मतलब ITCZ किधर होगा, सन का मूवमेंट किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। जिधर सन मूव करेगा उधर ही ITCZ मूव करेगा, आप सभी को पता है। तो नॉर्थ में होंगी, तो मतलब जुलाई में जो ITCZ होता है वो 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है, याद रखना 20 डिग्री नॉर्थ की उसमें होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है शिफ्ट इन ITCZ, जैसे ITCZ शिफ्ट करता है उससे ट्रेड विंड्स भी शिफ्ट हो जाती हैं साउदर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर को क्रॉस करके। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है, ITCZ के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। हमें बताना है कौन सा आइलैंड कौन से ओशन में है। भाई अभी ये क्वेश्चन तो ठीक कर दोगे आप मेरे ख्याल से, ठीक है। सबसे पहले है सार्डिना। सार्डिना आपने शायद पढ़ा भी होगा, काफ़ी बार देखा होगा। तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट है। सार्डिना कहाँ पे, मेडिटेरेनियन में है। सेकंड है जंजीबार। जंजीबार बोल रहे हैं अटलांटिक में, आपको पता होगा जंजीबार इधर है इंडियन ओशन में। कहाँ पे है, इंडियन ओशन में जंजीबार। तो ये हो गया हमारा इसमें इंडियन ओशन में। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है वैनकोवर। वैनकोवर कहाँ पे है, पैसिफिक में। ये स्टेटमेंट तो सही है, तो तीसरा सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होता है, करेक्टली मैच बताना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे करेक्टली मैच है, सेकंड रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। तो भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है लैंड फॉर्म फॉर्मेशंस के बारे में। इन 3 लैंड फॉर्म फॉर्मेशन के बारे में ये कौन बनाते हैं, सिर्क, एरीट और बर्गस्टुरंट्स, ये कौन बनाते हैं, मतलब कौन सा, मतलब कौन सी वो बनाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, ये गलत कर दिया ना आपने, फिर अब क्या बोलूँगी। ग्लेशिएशन से बनते हैं। ये किससे बनते हैं, ग्लेशिएशन से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं जो मतलब ग्लेशिएशन से बनते हैं, ये हो गया। इसके अलावा होन्स आपने सुना होगा, सिरेटेड रिज आपने सुना होगा, हैंगिंग वैली सुना होगा, मोरेन्स सुना होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ड्रमलिन्स सुना होगा। तो ये सारे ही ग्लेशिएशन से बनते हैं, ठीक है। ग्लेशिएशन के लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये साइड में आपको पिक्चर दिख रही है, ये सारे हैं किसके, ग्लेशिएशन के लैंड फॉर्म। जैसे कि आपने देख लिया, अभी मैंने बताया, ठीक है, हैंगिंग वैली, ठीक है, बताया। कोरीज यहीं पे बनती हैं, ठीक है, कोरीज। पिरामिडल पीक, एरीट, ठीक है, कोरी लेक भी बनता है, ठीक है। ट्रंकेटेड स्पर, रिबन लेक बनते हैं यहाँ पे, टर्मिनल मोरेन्स बनते हैं, यू शेप्ड वैली बनती हैं। तो ये सारे कहाँ पे बनते हैं, ग्लेशिएशन के कारण बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इनको,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नॉर्थ से साउथ में कौन सा जा रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ में लगानी है, कौन सी नॉर्थ में है उसको साउथ में लगानी है। भाई ये क्वेश्चन आप खुद करो, ठीक है। इंडिया का मैप तो कम से कम आना चाहिए आपको, तो आपको पता होना चाहिए भाई इन सब सिटीज़ में सबसे ऊपर कौन सी आती है, जयपुर, ठीक है। उसके बाद कौन सी आएगी, जयपुर के बाद फिर आएगी भोपाल, ठीक है। उसके बाद कौन सी आएगी, 4, 3, फिर कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी चेन्नई, उसके बाद आएगी बेंगलुरु, ऐसा आएगी। हाँ भाई ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर आएगी जयपुर, ठीक है, सबसे ऊपर आएगी जयपुर, फिर आएगी भोपाल, फिर आएगी हमारी चेन्नई और उसके बाद आएगी हमारा बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा बेंगलुरु, ठीक है। चेन्नई लगभग 13 डिग्री लैटिट्यूड पे है और जो ये हमारा बेंगलुरु है ये 12 डिग्री लैटिट्यूड पे, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है इनमें। तो क्वेश्चन नंबर 87 हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आप मैप में देखोगे बड़े अच्छे से दिख जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 87 आंसर डी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें बताना है अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक्स के बारे में बोल रहे हैं जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो लिथोस्फीयर में होते हैं। तो आप सभी को पता है भाई इस आंसर का, तो बिल्कुल सही है। बोल रहे पी वेव्स जो है वो सबसे मोस्ट डैमेजिंग वेव मानी जाती है अर्थक्वेक में। तो आप सभी को पता है 2 टाइप की वेव होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव्स में होते हैं पी वेव्स और एस वेव्स, और एक होती है सरफेस वेव। तो सरफेस वेव को सबसे ज़्यादा डैमेजिंग, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, मोस्ट डैमेजिंग माना जाता है। तो बॉडी वेव्स को नहीं माना जाता। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। आसान सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं ये कैलाश माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है जो हमारे इंडस रिवर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। बोल रहे हैं सतलुज इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखना इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कौन सी, चेनाब इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। थर्ड बोल रहे हैं ये केवल यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से फ्लो करती है। भाई यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से क्यों, लद्दाख हमारा कहाँ गया, वहाँ से भी फ्लो करती है, ठीक है। अब तो लद्दाख भी बन गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है। तो हमें इंडस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल और केवल हमारी एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में, ठीक है। चलो भाई ये माउंट कैलाश से निकलती है, लेकिन वहाँ पे ग्लेशियर कौन सा है, बुखारचू ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है, बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कैलाश माउंटेन में ये ओरिजिनेट होती है। इसी को और किस नाम से जाना जाता है, सिंघी काम्बन या फिर लॉयंस माउथ के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। इसको लॉयंस माउथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। किस किस रिवर से मीट करती है ये, जास्कर रिवर से मीट करती है, बिलोले, शोयोक नुब्रा रिवर से भी ये मीट करती है, शिगार रिवर भी इससे मीट करती है, कहाँ पे, स्कार्दू में, ठीक है। और गिलगिट जो है वो भी एक अनदर ट्रिब्यूटरी है जो इंडस को ज्वाइन करती है, ठीक है। याद रखना ये सारी चीज़ें इसके बारे में। और पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये कहाँ से फ्लो करती है, नंगा पर्वत से, ठीक है। नंगा पर्वत से ये फ्लो करती है, ठीक है। तो ये कुछ और इंडस के बारे में हमारी चीज़ें हो जाते हैं कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90 हमें बताना है एरिड सॉइल्स के बारे में, देख लेते हैं भाई। बोल रही है जनरली सैंडी होती है करेक्टर में, बिल्कुल भाई ये सैंडी होती है करेक्टर में, सलाइन भी होती है, इनमें मॉइस्चर नहीं होता इसलिए तो एरिड सॉइल बोल रहे हैं। और लिटल ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होता है, बिल्कुल। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे इसके बारे में। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। कलर किस टाइप का होता है इनका, रेड से ब्राउन टाइप का कलर होता है, रेड टू ब्राउन टाइप का कलर होता है। सैंडी होती हैं, सलाइन होती हैं। नाइट्रोजन इनमें कम होता है, नाइट्रोजन इनमें कम होता है, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा कम होता है, लेकिन जो फॉस्फेट का कंटेंट है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कंकर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इस लेयर में पाए जाते हैं। वेस्टर्न राजस्थान के एरिया में मेनली ये मतलब जो इस टाइप की सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। और ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट मैंने बता दिया बहुत ज़्यादा कम होता है। यही है एरिड सॉइल के बारे में, ठीक है। ये देखो भाई मैंने आपको ये एरिड सॉइल के मतलब सारी सॉइल के बारे में बताया था। तो ये जो लाइट ग्रीन टाइप की है ना, ये टाइप की होती है एरिड सॉइल। जो ये दिख रही है ना, ये टाइप की है एरिड सॉइल, ये यहीं पाई जाती है वेस्टर्न राजस्थान में ओनली, ठीक है। ध्यान रखना। तो एरिड सॉइल क्या होती है, नाइट्रोजन थोड़ी कम होती है, फॉस्फेट का अमाउंट थोड़ा नॉर्मल होता है, किस कलर की होती है कभी आ जाए तो याद रख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अक्टूबर हीट के बारे में बताना है, अक्टूबर हीट, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून। आप सभी को पता है भाई, अब देखो अब नॉर्मल अक्टूबर जाने वाला है, अब क्या है, रिट्रीटिंग मानसून ही बिल्कुल उस टाइम पे होती है। क्लियर स्काई होते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, उसी को तो बोलेंगे यस बिल्कुल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लैक ऑफ मॉइस्चर एक्सरबेट द हीट ड्यूरिंग द सीजन। तो आप सभी को पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी इस टाइम पे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है,
यहाँ पे मॉइस्चर क्या होती है, कमी नहीं होती, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 91 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। कौन कौन सी माइनर प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट आप सभी को पता है भाई, बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है। पैसिफिक प्लेट तो होगी नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो कोकोस प्लेट और नाजका प्लेट आप सभी को पता है, ये दोनों ही प्लेट माइनर प्लेट हैं। तो ये दोनों माइनर प्लेट और पैसिफिक बड़ी प्लेट है, ठीक है। तो मेजर प्लेट है। मेजर और माइनर दो टाइप की प्लेट होती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। ये देखो भाई, ये सारी आपको जो दिख रही है ना, ये सारी मेजर प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नीचे है साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फिर पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे आगे ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये सारी क्या है, बड़ी बड़ी प्लेट है। अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है, याद रखना इनको। ये भाई आपको दिख रही होंगी कौन कौन सी प्लेट्स हैं, ठीक है। मेजर प्लेट्स तो आपको पता ही है कौन कौन सी, छोटी छोटी भी दिख रही होंगी, ठीक है। नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, ठीक है। कहाँ पे है ये, फिलीपाइंस प्लेट दिख रही है ना, ये सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं जो मेनली स्कोटिया प्लेट, ठीक है। ये प्लेट्स स्मॉल है, मतलब माइनर प्लेट्स में आती हैं ये सारी, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है ईस्ट कोस्टल प्लेन इज़ ब्रॉडर एंड इज़ एग्जाम्पल ऑफ अमरजेंट कोस्ट। तो भाई आप सभी को पता है कि भाई बिल्कुल ये हमारा यहाँ पे है, इस टाइप का कोस्ट है। यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं, लेकिन ये टाइप का थोड़ा सा क्या है, ब्रॉडर है और अमरजेंट कोस्ट इसको बोला जाता है। इसीलिए इस पे क्या है, लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स और हार्बर्स हैं, बिल्कुल इसीलिए इस पे लेस पोर्ट्स और हार्बर है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और अमरजेंट कोस्ट है, इसी के कारण इस पे पोर्ट्स कम है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 93 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें बोलता है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट या फिर कूल टेम्परेट, जो वेस्टर्न मार्जिन का टाइप का क्लाइमेट के बारे में बात कर रखी है। बोल रहे हैं ये दीज आर अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज ऑल राउंड द ईयर। राउंड द ईयर यहाँ पे वेस्टर्लीज का इफेक्ट रहता है। तो भाई बिल्कुल रहता है। इट हैज़ एडिक्वेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद अ टेंडेंसी टुवर्ड्स अ स्लाइट समर मैक्सिमम। आप सभी को पता है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में मैक्सिमम जो विंटर, मतलब मैक्सिमम जो बारिश होती है वो होती है विंटर मैक्सिमम में या ऑटम मैक्सिमम, ना कि समर मैक्सिमम। विंटर में होती है ज़्यादा बारिश। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारी सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये आप देख रहे हो जहाँ पे भी रेड मार्किंग लगी हुई है, यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ठीक है। दिख रहा है आपको, जहाँ पे भी रेड साइन आपको दिख रहे हैं, 4 रेड साइन, यहाँ पे मेनली ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। और ये 4 टाइप के क्लाइमेट सीजन्स कौन कौन से होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है। ये 4 टाइप के डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 94 सी हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। हमें बताना है किसके बारे में, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में। ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं भाई। जब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, जब भी कोई कंपनी दोबारा अपने शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं। जब भी कोई कंपनी एडिशनल शेयर, न्यू शेयर्स को इशू करती है उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और जब पहली बार करती है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं 96 पे। हमें बताना है मोस्ट ऑफ दी जो पेनिनसुलर रिवर है, नर्मदा और तापी को छोड़ के, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। क्या रीज़न है, तो भाई अभी इसका रीज़न भी नहीं पता होगा, क्योंकि जो पेनिनसुला है उसका जो टिल्ट है वो किसकी तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है, इसीलिए मेजरली वो ईस्ट में फ्लो करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं 97 पे। न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, बोल रहे हैं कि एक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है जो यूएस और ईरान के बीच में। भाई न्यू स्टार्ट ट्रीटी के ऊपर इतनी लड़ाई हो गई है यूएस और रशिया की, तो ये किसके बीच में है, यूएस और रशिया के बीच में, ना कि इसके बीच में है। किसके बीच में, इसके बीच में, जिसके बीच में भी है, यूएस और रशिया के बीच में मेनली न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। फिर है अंडर इट डिप्लॉइंग नॉट मोर देन 1000 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉर हेड एंड मैक्सिमम 500 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स हैव बीन प्रोवाइडेड। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि भाई 1550 मतलब जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉर हेड कितने
1550 से ज़्यादा नहीं आप रख सकते। और यहाँ पे लिमिट है 700 की, 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आप नहीं रख, 700 से ज़्यादा नहीं रख सकते। और 800 लिमिट 800 पे, मतलब अगर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की अगर लिमिट है वो है 800 से ज़्यादा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आप नहीं वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये है लिमिट। तो ये लिमिट सी बीच में क्या दे रखी है, रॉन्ग दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट तो क्या है, डी है। आप सभी को पता है पहले वाली जो स्टार्ट ट्रीटी हुई थी वो 2009 में एंड हो गई थी। उसके बाद 2010 में ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन की गई थी जो 2011 में फोर्स में आई थी। इसमें यही है कि भाई एक दूसरी कंट्री इस पर लिमिट लगाई जाएगी कि आप इतने ही मतलब वॉर हेड्स या फिर न्यूक्लियर वॉर हेड्स ये सब रख सकते हो, ताकि दोनों कंट्री एक दूसरे की सर्विलेंस कर सके और ये देख सके कि भाई दोनों ही मतलब लिमिट में है दोनों की ही जो वो हैं, ठीक है। और 2021 में यूएस और रशिया एग्री भी हो गए थे 2026 तक ये ट्रीटी को मतलब बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। तो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। क्वेश्चन नंबर 97 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 98 पे। हमें बताना है मैनग्रोव्स के बारे में। मैनग्रोव्स का डिसेंडिंग ऑर्डर, भाई देखो ये पता ही होनी चाहिए आपको। रिपोर्ट पूरी पता होगी तो आपको पता होगा। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पता है, वो रिपोर्ट आती है उसमें मैनग्रोव के एरिया के बारे में डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, घटता क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा है भाई वेस्ट बंगाल में, आप सभी को पता है। और उसके बाद कहाँ पे है, गुजरात में। उसके बाद अंडमान निकोबार में और फिर है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 3 क्या हो गया, 3 4 1 2, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। तो ये है इसकी सीक्वेंस, याद ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वार्म समर ऑफशोर ट्रेड विंड्स और रेनफॉल होती है कहाँ पे, विंटर में, ऑन शोर वेस्टर्लीज के साथ। ये क्वेश्चन होते ही आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, मेडिटेरेनियन रीजन में। आप सभी ने बहुत बार पढ़ लिया है मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में। यहाँ पे वार्म समर होती है, ऑफशोर ट्रेड विंड्स होती हैं, रेनफॉल होती है तो विंटर में होती है वेस्टर्लीज के कारण, ब्राइट सनी वेदर होता है ये वो, और वेट माइल्ड विंटर्स एंड प्रोमिनेंट लोकल विंड्स भी होते हैं यहाँ पे। तो ये किस टाइप का वेदर है, मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है। और मेडिटेरेनियन से ही ये जो हमारी हवाएं हैं ना, ये मतलब जो वेस्टर्लीज आती हैं, इसी के कारण हमारे नॉर्थ वेस्ट में भी बारिश होती है, ठीक है, वेस्टर्लीज के कारण ही। तो क्वेश्चन नंबर 99 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है अर्थक्वेक्स के बारे में, देख लेते हैं। पॉइंट जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसको फोकस बोलते हैं, बिल्कुल भाई बोलते हैं। जहाँ पे फोकस के अबोव वाला पॉइंट को हाइपोसेंटर नहीं, फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, याद रखना। फोकस को ही हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, याद रखना इसको। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है एपिसेंटर, फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थ को एक एक्सपीरियंस होता है। तो कहाँ पे देखो, एपिसेंटर क्या होता है, फोकस के ऊपर, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। यहीं पे फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। मतलब मान लो कि यहाँ पे अर्थ को एक एकदम से ओरिजिनेट हुआ, ये है अर्थ की सरफेस, तो इसको हाइपोसेंटर या फोकस बोलेंगे। और जहाँ पे ये अर्थ को एक पहले पहुँचेगा उसको बोलेंगे एपिसेंटर। और ये अर्थ का पहला पॉइंट होता है जहाँ पे ये एक्सपीरियंस होता है, तो ये भी इसको भी एपिसेंटर ही बोलते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है। ये किसके बारे में होगी, अर्थक्वेक के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। यहाँ पे क्या है, ये है हाइपोसेंटर या फोकस, ठीक है। सेम बोलते हैं, हाइपोसेंटर फोकस सेम ही होता है, ठीक है। जहाँ इसके ऊपर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, जहाँ पे फर्स्ट टाइम अर्थ को एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हाइपोसेंटर और एपिसेंटर, ठीक है। तो गाइस इसी नोट पे हमारे जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 400 क्वेश्चन आएंगे इस सीरीज़ में। तो हमारी सीरीज़ के साथ सही जुड़े रहिए गाइस। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और अपने जो भी वो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। और आपको जो है ना इस सीरीज़ से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर करना है ताकि हमारा चैनल भी बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए गाइस इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो गाइस, तो मेंस की भी तैयारी आप साथ साथ में करते रहो। डेली बेसिस पे 2 to 3 क्वेश्चन आप लिख के भेजो, या फिर मतलब डेली अगर आप किसी को कहीं इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहे हो तो आप खुद भी उसको घर पे बैठ के कर सकते हो। लेकिन आपके आंसर्स का इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। इवेल्युएट भी नहीं करवा रहे हो तो सेल्फ इवेल्युएशन
करो, खुद आंसर्स लिखो मेंस के, ठीक है। अगर आपको खुद नहीं हो रहा है तो आप हमारे चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको अगर आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक होगा हमारे, आप ऐप पे जाके आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम डेली के 2 आंसर्स आपके चेक करेंगे, ठीक है। तो आप डेली के 2 आंसर्स हमें भेज सकते हो, जिसमें हम डेली के 2 आंसर्स आपके चेक करके भेजेंगे, ताकि आपका जो मेंस की तैयारी है वो भी साथ साथ में होती रहे, ठीक है। तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहना, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।